कमांडो सीरीज किस्त नंबर 4 ए हमीद की शाहकार जासूसी कहानी नॉवेल नगरी। उर्दू अदब के मायानाज मुसन्निफ ए हमीद की कलम से निकली हुई एक ऐसी कहानी जो आपके खून को गरमा देगी। कमांडो सीरीज की किस्त नंबर 4 में देखें कि किस तरह एक निडर नौजवान वतन की खातिर दुश्मनों के हिसार में दाखिल होता है। इस किस्त में क्या है? सस्पेंस और एक्शन से भरपूर वाक़यात, एक नौजवान की हुब्बुल वतनी और ईमान अफरोज़ जज्बा, क्लासिक जासूसी अदब का बेहतरीन तजर्बा। अगर आपको पुराने जासूसी नॉवेलों और सस्पेंस कहानियों से लगाव है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि कोई भी किस्त मिस ना हो। गुज़श्ता इक़्साद का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। रात के अंधेरे ने बाहर नीम पुख्ता सड़क को अपनी लपेट में ले लिया था। कहीं कहीं खंबे पर लुई मध्यम सी बत्ती जल रही थी। लाल मियाँ ने मुझे दाल भात खिलाया। मुझे नादिर बट साहब का ख्याल आने लगा। वो यकीनन मेरे बारे में परेशान होंगे और जब रात को उनके पास नहीं पहुंचूंगा तो वो यही समझेंगे कि मेरे साथ कोई भयानक हादसा हो गया। लाल मियाँ बाहर दालान में चूल्हे के पास बैठा अपनी बीवी से चाय बनवा रहा था कि अचानक नीचे शोर हुआ। लाल मियाँ लपक कर मेरे कमरे में आया। उसने खिड़की खोलकर नीचे देखा। किसी ने नीचे से आवाज़ दी। लाल मियाँ ने ऊपर से जवाब दिया। बातें बंगला ज़बान में हो रही थीं जो मेरी समझ से बाहर थीं। उसने जल्दी से खिड़की बंद कर दी और बोला, वो मोहल्ले के आदमी है। वो इलाके में गैर बंगालियों को कत्ल करना और उनके मकान लूटने के लिए मुझे साथ ले जाने आए हैं। तुम घबराना नहीं बाबू, मेरी बीवी तुम्हारा पहरा देगी, उधर कोई नहीं आएगा। ये कहकर वो तेजी से सीढ़ियों से उतर गया। शायद वो गुंडों को हर मुमकिन जल्दी अपने मकान से आगे ले जाना चाहता था। मैं कमरे में खामोश बैठा रहा। जुलेखा ने मुझे चाय लाकर दी और टूटी फूटी उर्दू में मुझे हौसला दिया और कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद करके ताला लगा दिया। मकान के नीचे गुंडों का शोर आगे निकल गया था। फिर खामोशी गहरी होती गई। 1 घंटे बाद कर्फ्यू का सायरन बज उठा। शहर में कर्फ्यू लग गया था, लेकिन अजीब बात यह थी कि कर्फ्यू लगने के बावजूद फौज गश्त नहीं करती थी। फौज को तो शहर में दाखिल होने की इजाज़त ही नहीं थी। पाक फौज सिर्फ छावनी के इलाके तक ही महदूद थी। चुनाचे कर्फ्यू के बाद गुंडा अनासिर मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर गैर बंगालियों के बचे खुचे घरों पर धावा बोल देते। मर्दों को वहीं कत्ल कर देते, औरतों को अगवा करके ले जाते और मकान लूटकर उन्हें आग लगा देते। ये लाकानूनियत और बर्बरियत खुले बंदों हो रही थी। बेबाक हुकूमत हालात के आगे बेबस थी। लाल मियाँ आधी रात को वापस आया। मैं जाग रहा था। उसकी बीवी जुलेखा भी जाग रही थी। लाल मियाँ ने बताया कि मुक्ति वाहिनी वालों में अक्सरियत भारतीय फौजियों की है, जो मुक्ति वाहिनी का भेस बदलकर मुसलमानों के खून से होली खेल रहे हैं। मगर हम कुछ नहीं कर सकते। बंगाली मुसलमान भी भारतीय प्रोपेगेंडे के जहरीले असर में बह गए हैं और उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। सारी रात इसी तरह गुजर गई। जब दूर किसी मस्जिद से अजान की आवाज़ बुलंद हुई तो लाल मियाँ ने मेरे कमरे में आकर कहा, बाबू मुंह हाथ धो लो, हम अभी चलेंगे। मैंने गुस्ल खाने में जाकर मुंह पर पानी के छींटे मारे और बाहर आकर लाल मियाँ से कहा, अभी तो कर्फ्यू लगा है। अजान हुई है, अभी कर्फ्यू खुल जाएगा, लाल मियाँ ने कहा। चंद लम्हों के बाद कर्फ्यू खुलने का सायरन हुआ। लाल मियाँ मुझे लेकर नीचे आ गया। बिल्डिंग के अहाते में एक तरफ उसकी साइकिल रिक्शा खड़ी थी। यहाँ अंधेरा था। लाल मियाँ ने अहाते से बाहर सड़क पर जाकर सूरत हाल का जायजा लिया, फिर लपक कर आया और बोला, सड़क खाली है, बैठ जाओ। हम मोहम्मदपुर जाएंगे। मैं कलमा शरीफ का विरद करता हुआ रिक्शे में बैठ गया। सुबह की ठंडी हवा में पिछले पहर के भीके अंधेरे में से गुजरता हुआ मोहम्मदपुर की तरफ रवाना हो गया। मेरे लिए ये सारे रास्ते अनजाने थे। लाल मियाँ रिक्शे को कभी तेज कर देता और कभी आहिस्ता चलाने लगता। कई छोटी छोटी वीरान गलियों से गुजरकर जब वो बड़ी सड़क पर आया तो मैंने उस सड़क को पहचान लिया। ये सड़क आगे जाकर अयूब गेट की तरफ मुड़ जाती थी। वहाँ से हमें मोहम्मदपुर में दाखिल होना था। जब रिक्शा मोड़ से घूमा तो एक तरफ से 2 आदमी सामने आ गए। उनके हाथों में लाठियाँ थीं और वो पुलिस की वर्दी में थे। लाल मियाँ ने उन्हें देखते ही रिक्शे की रफ्तार तेज कर दी। दोनों आदमी हमारे रिक्शे की तरफ भागे। रिक्शा और तेज हो गया। लाल मियाँ कदी के ऊपर लेट गया और तूफानी अंदाज में पैडल चलाने लगा। पीछे से रिक्शे पर एक लाठी जोर से लगी। मैंने सर नीचे कर लिया।
रिक्शा तूफानी रफ्तार के साथ अयूब गेट में से गुजरकर मोहम्मदपुर में दाखिल हो गया। लाल मियाँ ने रफ्तार कम न की। म्यूनिसिपल हॉल की एक मंजिला इमारत के पास कुछ गैर बंगाली नमाज के लिए मस्जिद की तरफ जाते नजर आए। लाल मियाँ ने पैडल चलाना बंद कर दिए। वो बुरी तरह से हाँप रहा था। मैंने सर उठाकर पीछे देखा। दोनों बंगाली पुलिस वाले गायब हो चुके थे। लाल मियाँ ने एक मस्जिद के आगे जाकर रिक्शा रोक लिया और उतरकर फुटपाथ पर बैठ गया। उसकी सांस फूली हुई थी। मैं भी उतरकर उसके पास बैठ गया। जब उसकी सांस दुरुस्त हुई तो बोला, मुक्ति वाहिनी वाले थे, मैं उन्हें पहचानता हूं, खुदा ने तुम्हें बचा लिया। मैंने लाल मियाँ का हाथ पकड़कर प्यार से दबाया और कहा कि वो एक सच्चा मुसलमान है और मैं उसका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भुला सकूंगा। बाबू, तुम्हें किस मकान पर जाना है? चलो तुम्हें छोड़ आऊं। मैंने कहा कि मैं अपने इलाके में हूं, मगर तुम अभी मत जाओ, वो मुक्ति वाहिनी वाले तुम्हें पकड़ लेंगे। वो मुस्कुराया। बाबू, मैं अब धान मंडी की तरफ से जाऊंगा। मैंने जेब से 100 रुपए का नोट निकालकर उसे देना चाहा तो उसने लेने से इनकार कर दिया और उदास होकर बोला, बाबू, सारे बंगाली ऐसे नहीं हैं। ये कहकर वो रिक्शे पर सवार हुआ और मेरे देखते ही देखते धान मंडी की तरफ जाती गलियों में गायब हो गया। मेरा दिल मफलूकुल हाल मगर सच्चे बंगाली मुसलमान की मरूवत के जज्बात से लबरेज हो गया। उसने अपनी जान खतरे में डालकर मुझे एक से ज्यादा मर्तबा मौत के मुंह से बचा लिया था। नादिर भट्ट साहब ने मुझे अपने सामने देखा तो या अल्लाह तेरा शुक्र है कहकर मुझे गले से लगा लिया। तुम कहाँ चले गए थे? हम तुम्हारी जिंदगी से मायूस हो चुके थे। मैंने उन्हें मुख्तसर अल्फाज में अपनी रूदात सुनाई और वापस खान होटल आ गया। मैं अपने कमरे में चारपाई पर लेटा ही था कि धान मंडी की तरफ धमाका हुआ और फिर परिंदों का शोर सुनाई देने लगा। लोग मकानों से बाहर निकल आए। मालूम हुआ कि मुक्ति वाहिनी वालों ने इकबाल स्कूल पर बम मारा है। फिर दिन निकल आया और मैंने सोने की बजाय गुस्ल करके कपड़े बदले, नाश्ता किया और बट कारपेट हाउस पहुंच गया। हालात ख़राब से ख़राबतर होते चले गए। मोहम्मदपुर बस्ती में हमारे करीब ही चिटागोंग से एक फैमिली आई जिनकी 3 जवान लड़कियों को अगवा कर लिया गया था। उन्होंने बताया कि वो बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं। वो बिहारी लोग थे। एक अरसे से मशरक़ी पाकिस्तान में मुकीम थे। रवानी से बंगला बोलते थे, मगर उनका कहना था कि बंगाली उनके लहजे से पहचान जाते हैं कि वो बिहारी हैं। उनकी ज़बानी ये भी मालूम हुआ कि मुक्ति वाहिनी वाले चिटागोंग के गर्ल्स हॉस्टल से तमाम लड़कियां अगवा करके ले गए हैं। बर्बरियत के भयानक साए अब मोहम्मदपुर की तरफ भी बढ़ रहे थे। मीरपुर हमारी बस्ती के जानिब से भी बड़ी हौलनाक खबरें आ रही थीं। उनका पानी बंद कर दिया गया था। बट साहब ने मुझे अपनी दुकान पर बुलवा लिया था। मैं रात को उनके शोरूम में सोता। वो ऊपर वाली मंजिल में खिड़कियां दरवाजे बंद करके सोते थे। शोरूम के दरवाजे के अंदर की जानिब रात को एक अलमारी रखती जाती थी। अगरचे ये गैर बंगाली अक्सरियती इलाका था, लेकिन तबाही के मनहूस साए उस पर भी मंडलाने लगे थे। सारी रात मक्ती वाहिनी वालों के इश्तियाल अंगेज नारों की आवाज़ें आती रहतीं, बमों के धमाके होते रहते। सबकी नींदें उड़ गई थीं। लोग मोहम्मदपुर के इलाके से बाहर जाते हुए घबराते थे। मार्च के शुरू में मोहम्मदपुर बस्ती के किनारे वाली आबादी पर हमले शुरू हो गए और लोग जाने बचाकर बस्ती के अंदर की तरफ भागने लगे। पाक फौज को अभी तक छावनी से बाहर आने की इजाज़त नहीं थी। मोहम्मदपुर के इकबाल स्कूल पर मक्ती वाहिनी ने कब्जा कर लिया था। यहाँ कत्लगाहे मुहाजिरीन बना दी गई, जहां बाहर से गैर बंगालियों को पकड़कर लाया जाता और उन्हें तरह तरह की अजियतें देकर हलाक कर दिया जाता था। सारी बस्ती खौफ व हरास में डूब गई। नादिर भट्ट हर वक्त पिस्तौल लगाए रहते। 15 मार्च की रात हमारे शोरूम पर राइफल से फायरिंग हुई। नादिर भट्ट साहब की टोयोटा गाड़ी शोरूम के सामने खड़ी रहती थी। एक रात मक्ती वाहिनी वाले उसे घसीट कर ले गए। टेलीफोन का सिलसिला कई रोज से मुनक़तह था। अगर ट्यूबवेल बस्ती के अंदर ना होता तो पानी भी बंद हो जाता। बिजली का सिलसिला दिन रात में कई बार टूट जाता था। धान मंडी की तरफ बंगालियों ने अपने मकानों पर बांग्लादेश के परचम लहरा दिए थे।
रात रात भर बांग्लादेश के नारों की आवाज़ें आतीं और फिर बमों के धमाके शुरू हो जाते थे। कत्ल, लूट-मार, आतिशजनी और बर्बरियत के वाक़यात में इजाफा हो गया था। आग अब हमारे इलाके तक पहुंच गई थी। 10 मकान छोड़कर एक बिहारी वकील के मकान पर रात को गोला फटा और आग लग गई। आखिर 25 मार्च की रात आ गई। मैं, नादिर भट्ट और उनके 2 मुलाजिम जो वहीं सोते थे, रेडियो खोले खबरें सुन रहे थे कि अचानक बिजली फेल हो गई। बंद खिड़की की दरजों से बाहर देखा, सारा इलाका तारीकी में डूबा हुआ था। हम अंधेरे में ही बैठे रहे। नादिर भट्ट ऊपर अपनी फैमिली के पास उन्हें तसल्ली देने चले गए। ठीक 1 बजे रात एक जबरदस्त धमाका हुआ। नादिर भट्ट हमारे पास ही अंधेरे में बैठे थे। उनके मुंह से बेइख्तियार निकल गया, ये तोप का गोला है, शायद फौज हरकत में आ गई है। इसके साथ ही गोलों के धमाके शुरू हो गए। फिर नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद की आवाज़ें सुनाई दी। हमारे चेहरे खुशी से चमक उठे। मशीन गन की फायरिंग होने लगी। 1 घंटे बाद पाक फौज की गाड़ियां मोहम्मदपुर की बस्ती में पहुंच गईं। लोग पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और अल्लाहु अकबर के नारे लगाते घरों से निकल आए। लाउड स्पीकर पर ऐलान हुआ कि मकानों पर से बांग्लादेश के परचम उतार दिए जाएं। शहर को फौज के हवाले कर दिया गया है। 26 मार्च को सूरज तुलू हुआ तो हमें महसूस हुआ कि हम एक बार फिर पाकिस्तान की आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे थे। गाड़ियां सड़कों पर चलने लगीं। शहर की ज़िंदगी 29 मार्च तक मामूल पर आ गई, लेकिन मशरक़ी पाकिस्तान के दूसरे शहरों और ख़ास तौर पर सरहदों पर पाकिस्तान की सालिमियत को बचाने की जंग लड़ी थी। पुल टूट रहे थे। कारखानों, दफ्तरों और बैंकों से शरपसंद लोग भाग गए थे। मगरिबी पाकिस्तान से फ़ौज और टेक्निकल स्टाफ की आमद का सिलसिला शुरू हो गया था। फ़ौज का तहफ़्फ़ुज़ मिला तो एयरपोर्ट पर बैठे हुए लोग वापस अपने घरों में आ गए। जो बंगाली अपनी दुकानें छोड़कर भाग गए थे, उनकी दुकानें दूसरे लोगों को अलॉट होना शुरू हो गईं ताकि शहरी ज़िंदगी का कारोबार मामूल पर आ जाए। PIA की सर्विस भी बहाल हो गई। मैंने नादिर भट्ट से दरख्वास्त की कि वो मुझे हवाई जहाज़ का टिकट ले दें ताकि मैं कराची वापस चला जाऊं। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, बरखुरदार, अब तुम्हें अपना मुल्क छोड़ने की क्या ज़रूरत है? हालात ठीक हो गए हैं, ये भी अपना ही पाकिस्तान है। शहर में दुकानें खाली पड़ी हैं। फॉर्म गेट के पास नवादरात की एक दुकान हिंदू छोड़कर भाग गए हैं। मैं तुम्हें ये दुकान अलॉट करवा देता हूँ। तुम यहाँ अपना कारोबार क्यों नहीं शुरू कर देते? इस वक्त बड़ा सुनहरा मौका है, लाखों में खेलने लगोगे। मैंने रुपए पैसे के बारे में कभी संजीदगी से गौर नहीं किया था, लेकिन न जाने उस वक्त क्या ख्याल कहाँ से मेरे दिमाग में आ गया कि मैं अगर नादिर भट्ट के मशवरे पर अमल करूं तो वाकई लाखों रुपए कमा सकता हूं। मैं शहर में चल फिरकर भरी हुई ऐसी दुकानें देख चुका था जो लोगों को ऊने पोने अलॉट हो रही थीं। नादिर भट्ट असर रसूख वाले आदमी थे। मुझे मालूम था कि वो बड़ी आसानी से मुझे हिंदू की नवादरात की दुकान अलॉट करवा देंगे। हालात भी बिल्कुल मामूल पर आ गए थे। कम से कम ढाका में तो हर तरफ अमनो अमान था और मुकम्मल पाकिस्तानी फ़िज़ा कायम थी। नादिर भट्ट ने मुस्तकबिल की कुछ ऐसी रोशन झलकियां पेश कीं कि मैंने सोचा मैं लाहौर जाकर कहाँ नौकरी ढूंढता फिरूंगा, जबकि मैं देख रहा था कि लाहौर और कराची से लोग ढाका आकर दुकानें वगैरह अलॉट करवा रहे थे। चुनांचे मैंने दौलत कमाने के लालच में आकर अपने सामने दौलत पैदा करने का मैदान साफ देखकर हामी भर ली। नादिर भट्ट मुझे एक फ़ौजी अफसर के पास ले गए, जिसने मुझे फॉर्म गेट वाले मफरूर शरपसंद पाकिस्तान दुश्मन हिंदू बंगाली की दुकान अलॉट कर दी। कुछ रकम का चेक मुआवजे के तौर पर भट्ट साहब ने लिख कर दे दिया। वो मुझे लेकर नवादरात की दुकान पर गए। हमारे साथ चंद फौजी अफसर भी थे। दुकान का कब्जा मुझे दे दिया गया। दुकान आधी लूटी जा चुकी थी, फिर भी उसमें कांसी के कीमती थाल, गुलदान, कालीन और दूसरे नवादरात मौजूद थे। मैंने एक बिहारी लड़का नौकर रख लिया और कारोबार शुरू कर दिया। हालात चूंकि मामूल पर आ चुके थे, इसलिए दुकान चल निकली। देखते ही देखते मेरी आमदनी में इजाफा होता गया। नवादरात का सामान ज़्यादातर मेमन सिंह और चिट्टागांग के शहरों से आता था, मगर वहाँ हालात बहुत कशीदा थे
और हमारी फौज मुक्ति बाहिनी और भारतीय कमांडोज के खिलाफ ज़बरदस्त गुरीला जंग लड़ने में मसरूफ़ थी। इस वजह से उन शहरों से नौवादरात का सिलसिला मुनक़ते था। बट साहब ने मेरी दुकान में कालीन लाकर डाल दिए और मैंने उन कालीनों की तिजारत शुरू कर दी। इस तिजारत ने चंद महीनों में ही मुझे माला माल कर दिया। दौलत की रेलपील हो गई। मैंने एयर कंडीशन गाड़ी रख ली। ढाका के फैशनेबल इलाके गुलशन में एक छोटी सी पुरफिज़ा कोठी खरीद ली। बट साहब कभी कभी मुझे नसीहत करते कि मैं रुपया बेदरीग खर्च करने की बजाय बचा कर रखा करूं। बट साहब का कारोबार मुझसे 10 कदम आगे था और वो लाखों में खेल रहे थे, मगर वो बड़े किफ़ायतशवार थे और उन्होंने अपनी सारी दौलत कराची के गैर मुल्की बैंक में जमा करवा रखी थी। मेरा कौन था जिसके लिए दौलत बचा बचा कर रखता। चुनांचे मुझ पर उनकी नसीहत का कोई असर न हुआ और मैं अय्याशियों में पड़ गया। मेरे अंदर का जफाकश कमांडो शेरे पंजाब भर गहरी नींद सो गया था। सरहदी इलाकों में सूरत हाल बिगड़ती जा रही थी। हम इस सूरत हाल से बेखबर थे। कभी कभी इस किस्म की अफवाहें ज़रूर सुनते कि भारतीय फ़ौज सादा लिबास में मशरक़ी पाकिस्तान की सरहदों में घुस आई है और मुक्ति बाहिनी के शाना बशाना लड़ रही है। एक बार ये अफवाह भी सुनी कि राजशाही में पाकिस्तानी फ़ौज की एक पूरी कंपनी को मुक्ति बाहिनी वालों ने शहीद कर दिया है। लेकिन मगरिबी पाकिस्तान से बाकायदा कुमक पहुंच रही थी, इसलिए हम अपनी जगह मुतमहिन थे और ज़िंदगी का कारोबार मामूल के मुताबिक हो रहा था। अगस्त सितंबर में ढाका मूसलाधार बारिशों की जद में होता है। मैंने अपनी गुलशन वाली कोठी में ज़िंदगी की हर आसाइश जमा कर रखी थी। कौन सी ऐसी नेमत थी जो मेरे पास नहीं थी? शोरूम पर मेरा मैनेजर और दूसरे नौकर बैठते थे। मेरा ज़्यादा वक्त अपनी कोठी के एयर कंडीशन्ड कमरे में म्यूज़िक सुनते, प्रोजेक्टर पर गैर मुल्की फ़िल्में देखते और ऊंची सोसाइटी की ख़वातीन की दावतें करते गुजरता था। मैं जो कमाता उसे उड़ा देता था। अक्टूबर का महीना आया तो सरहदी शहरों से तशवीश अंगेज़ खबरें आने लगीं। मुक्ति बाहिनी की तखरीबी सरगर्मियाँ एक बार फिर शुरू हो गईं। अगरचे ढाका में अमनो अमान था, मगर दूसरे शहरों में हालात बदतर हो रहे थे और वहाँ से एक बार फिर गैर बंगालियों की हिजरत शुरू हो गई थी। एक रात बट साहब मेरे यहाँ आए। वो कुछ परेशान थे। उन्होंने बताया कि सियासतदानों की नासमझी और खुदगर्जी की वजह से मुल्की हालात अच्छे नहीं हैं। फिजा में कोई बहुत बड़ा खतरा मंडला रहा है और सरहदों पर हमारी फौज कसम परसी के आलम में अपनी बका की जंग लड़ रही है। मैं भी फिक्रमंद हुआ और फौरन तजवीज़ पेश की कि हमें सारा कारोबार ठिकाने लगाकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। बट साहब हंस पड़े। देखो माल कितना प्यारा होता है। बरखुरदार, अभी हालात इस मुकाम तक नहीं पहुँचे और पहुँचेंगे भी नहीं। सब ठीक हो जाएगा। तुम सिर्फ एक काम करो जिसके लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। खानगियाँ रोक दो और वसूलियाँ शुरू कर दो। सारा रुपया किसी गैर मुल्की बैंक में जमा करा दो। मैंने बट साहब की तजलीस पर अमल शुरू कर दिया। 10-15 रोज़ बल्कि अंदर अंदर मैंने मार्केट में जितना सरमाया फैला हुआ था उसमें से तकरीबन आधा इकट्ठा कर लिया। जब उसे अपने बैंक से निकलवाकर एक गैर मुल्की बैंक में जमा करवाने की कोशिश की तो मेरे बैंक की बंगला शाख ने रुपया गैर मुल्की बैंक में मुंतकिल करने से इनकार कर दिया। मैं बैंक के खिलाफ नोटिस भिजवाने की तैयारियां कर ही रहा था कि मगरिबी पाकिस्तान की सरहद पर भारत ने हमला कर दिया। मगरिबी पाकिस्तान में बाकायदा जंग शुरू हो गई। ढाका में पाकिस्तान के हक में और उसके खिलाफ मुजाहरे होने लगे। मशरकी पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन लोगों का ख्याल था कि जंग सिर्फ मगरिबी पाकिस्तान के महाज पर हो रही है, इसलिए मशरक़ी पाकिस्तान के महाज पर भारत की कार्रवाइयाँ कमज़ोर पड़ जाएंगी और पाकिस्तानी फ़ौज सरहदों को मुस्तहकम करने में कामयाब हो जाएगी। भारत अब ये चाहता था कि किसी तरह पाकिस्तान मशरक़ी महाज पर भी जंग का ऐलान कर दे। आखिर उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई और मशरक़ी पाकिस्तान ने भी ऐलान जंग कर दिया। भारत ने मगरिबी और मशरक़ी पाकिस्तान के दरमियान फ़ज़ाई रास्ता मुनक़ता कर दिया। हमारी फ़ौज मशरक़ी पाकिस्तान में महसूर होकर रह गई। फिर भी हमारे बहादुर जवान हर महाज पर भारी यलगार को रोक रहे थे और अपनी जानों के नजराने दे रहे थे। इसी दौरान 3 दिसंबर को भारतीय बमबारों ने बम गिराए। हमारे लड़ाका तैयारों ने 7 भारतीय तैयारे मार गिराए और 1 घंटे बाद कलकत्ता के फौजी हवाई अड्डे पर खड़े भारतीय तैयारों को भस्म करके रख दिया।
हमारे पास बमबार और लड़ाका तैयारों की कमी थी। अगर तैयारा मार गिराया जाता तो उसकी जगह लेने वाला कोई तैयारा नहीं था। मैंने ढाका के आसमान पर अपने 2-2 सेबर तैयारों को भारत के 8-8 तैयारों से लड़ते और उन्हें गिराते देखा। मशरिकी महाजों की हालत नागुफ्ताबा होनी शुरू हो गई। शरपसंदों ने दोबारा कत्लो गारतगरी का बाजार गर्म कर दिया। मैं गुलशन वाली कोठी अपने बंगाली नौकरों के हवाले करके मोहम्मदपुर में बट साहब के मकान में आ गया था। भारतीय तोपों की रेंज कम हो रही थी। ढाका एयरपोर्ट और छावनी के इलाकों पर बम और रॉकेट ओलों की तरह बरसते थे। रात के वक्त इंडियन एयरफोर्स की बमबारी शदीद हो जाती थी। 10 दिसंबर को ढाका एयरपोर्ट पर भारतीय तैयारों ने मुसलसल बमबारी करके उसे बिल्कुल नाकारा बना दिया। अब हमारी फौज फजाइया की मदद के बगैर लड़ रही थी। शरपसंद बंगाली और मुक्ति बाहिनी ग्रोह तखरीबी कार्रवाइयों में सरगर्म थे। तेल के जखीरे और पुल उड़ाए जा रहे थे। महाज पर लड़ती फौज की सप्लाई लाइन काटी जा रही थी। आगे दुश्मन था, पीछे तखरीबकार मुक्ति बाहिनी और शरपसंदों के तखरीबी ग्रोह थे। फिर भी हमारा जो बहादुर सिपाही जिस मकाम पर था वहां डटकर मुकाबला कर रहा था। 11 दिसंबर को भारत ने ढाका से 30 मील दूर शुमाल में हेलीकॉप्टरों के जरिए फौज उतार दी, जो 14 दिसंबर को ढाका गवर्नमेंट हाउस पर बम गिरे। इसके साथ ही हमारे इलाके में ये बात फैल गई कि फौजी हेडक्वार्टर और दूसरे सरकारी दफ्तरों में तमाम फाइलें जलाई जा रही हैं। हम एक बार फिर मोहम्मदपुर में कैद होकर रह गए थे। हालात बेहद नाजुक सूरत इख्तियार करते जा रहे थे। 15 और 16 दिसंबर की दरमियानी रात को किसी भारी तैयारे ने ढाका पर बम गिरा दिया। चारों तरफ एक अजीब हैजान खेसा सुकूत तारी था। हम में से कोई भी रात को नहीं सोता था। बट साहब ने एक अक्लमंदी की थी। फौजी ऑपरेशन के बाद जैसे ही हालात कुछ बेहतर हुए, उन्होंने अपनी फैमिली को ब्लैक में टिकट खरीदकर खामोशी से जहाज में कराची रवाना कर दिया था। मेरा ख्याल है कि मशरक़ी पाकिस्तान से कराची जाने वाला शायद वो आखिरी मुसाफिर बरदार जहाज़ था। 15 और 16 की रात बड़ी पुरस्रार और डरावनी रात थी। एक ऐसी खामोशी चारों तरफ छाई थी जो किसी ज़बरदस्त तूफ़ान की आमद का पेशखिमा थी। हम में से कोई एक दूसरे से वो बात कहने की जुर्रत नहीं कर रहा था जो हम सबके दिलों में थी। बट साहब के दोनों गैर बंगाली नौकर चुपचाप कोने में तुपके बैठे थे। कमरे में अंधेरा था, बिजली कई रोज से गायब थी और हम रात को मोमबत्तियां जलाकर बंद कमरों में बैठे रहते थे। सुबह सुबह बीबीसी ने पहली रूह फरसा खबर सुनाई कि मशरकी पाकिस्तान में हमारी फौज ने हथियार डाल दिए हैं। हमें अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। बट साहब ने गुस्से में कहा, बीबीसी झूठ बोलता है, इस्लामाबाद लगाओ। मगर इस्लामाबाद नहीं आता था। दिल्ली लगाया तो वहां से भी यही अंदोहनाक खबर सुनाई गई। हमारी नौकर फूट फूट कर रोने लगे। बट साहब ने उन्हें डांट कर चुप करा दिया। बांग्लादेश रेडियो ने भी अपने अंग्रेजी के बुलेटिन में सबसे पहले यही खबर नशर की कि मशरकी पाकिस्तान में फौज ने हथियार डाल दिए हैं और तमाम महाजों पर जंग बंद हो गई है। हम सकते में रह गए। फौरन ही हेलीकॉप्टरों की एक कतार गड़गड़ाती हुई ऊपर से गुजर गई। इसके साथ ही मुक्ति बाहिनी ढाका में दाखिल हो गई। फायरिंग और जय बंगला के नारे गूंजने लगे। शरपसंद बंगालियों ने मुक्ति बाहिनी के साथ मिलकर कत्लेआम शुरू कर दिया। गैर बंगाली आबादियों में खून की नदियां बहने लगीं। बंगाली रेजिमेंटें भारतीय फौज के साथ बिहारियों की बस्ती मीरपुर में दाखिल होने लगीं तो उन पर गोलियों की बौछार हो गई। फौज ने शहर की बिजली और पानी काट दिया। फिर भारतीय तैयारों ने बस्ती पर बम गिराए और भारतीय फौज और मुक्ति बाहिनी वाले मीरपुर में दाखिल हो गए और खूनरेजी का बाजार गर्म हो गया। गैर बंगालियों को घसीट घसीट कर बाहर निकाला जाता। पहले उनकी आंखें संगीनों से फोड़ी जातीं, फिर उन्हें कत्ल कर दिया जाता। सिर्फ मीरपुर के 1 नंबर से 6 सेक्शन तक 30,000 लड़कियां अगवा की गईं। बूढ़ों और जवान मर्दों को गोली मार दी गई। बच्चों और बूढ़ी औरतों को खतरनाक जंगलों में भूखा प्यासा मरने या दरिंदों का शिकार होने के लिए छोड़ दिया गया। इस दौरान में हमारी मोहम्मदपुर बस्ती भी मुक्ति बाहिनी की दरिंदगियों की आमाजगाह बनी रही। अभी हमारी बारी नहीं आई थी। हम बस्ती से बाहर नहीं जा सकते थे। बट साहब और मैं अपने गोरे रंग और कद काठ की वजह से फौरन पहचाने जा सकते थे कि हम बंगाली नहीं बल्कि पंजाबी हैं।
और शहर की गली कूचों में पंजाबियों को चुन चुन कर कत्ल किया जा रहा था। उनकी आंखें निकाली जा रही थीं। इकबाल स्कूल की कत्लगाह में एक पंजाबी को लाने के 100 रुपए दिए जाते थे। बट साहब ने अपने शोरूम के कोने में फर्श के नीचे एक छोटा सा तहखाना बनवा रखा था, जहां वो कालीनों को प्लास्टिक में लपेटकर स्टोर किया करते थे। उस वक्त मकान में बट साहब के पास कोई 2 लाख रुपए के करीब करेंसी नोट थे। एक पिस्तौल था, 100-150 गोलियां थीं। उन्होंने पिस्तौल और गोलियां तो शोरूम में एक जगह कालीनों के पीछे छुपा दी और करेंसी नोट थैले में डालकर तहखाने में रख दिए। शाम के वक्त हमारे आसपास वाले मकानों में भी कोहराम मच गया। औरतों और बच्चों के रोने की आवाज़ें आने लगीं। ब्रेन गनों की फायरिंग सुनाई देने लगी। मुक्ति बाहिनी वाले गैर बंगालियों को गोलियों का निशाना बना रहे थे। बट साहब घबरा कर बोले, हमें ऊपर वाली मंजिल में चले जाना चाहिए। मैंने कहा, हमारे पास पिस्तौल और गोलियां मौजूद हैं, हम मोर्चा बनाकर मुकाबला करेंगे। मेरे अंदर का कमांडो गहरी नींद से आंखें मिलता हुआ बेदार हो गया था। बट साहब ने मेरी इस तजवीज़ से इत्तेफाक ना किया। हमारी 100-150 गोलियां मुक्ति बाहिनी की ब्रेन गनों और असलहे के अंबारों का मुकाबला नहीं कर सकती थीं। बाजार में जय बंगला के नारे गूंज रहे थे। बट साहब ने कालीन के नीचे से भरा हुआ पिस्तौल और गोलियां निकालीं। शोरूम के दरवाजे के आगे एक भारी मेज रखी और ऊपर वाली मंजिल में आकर खिड़की का पट थोड़ा सा खोलकर नीचे देखा। फौजी वर्दी और शिकारी टोपियों वाले मुक्ति बाहिनी के आदमी हमारे चौथे मकान वाले हमारे वकील साहब को घसीटते हुए सड़क पर ला रहे थे। वकील साहब नीम जान हो रहे थे और किसी किस्म की मिज़ाहमत नहीं कर रहे थे। उन्हें सड़क पर डालकर एक मुक्ति बाहिनी वाले ने ब्रेन गन का बर्स्ट मारकर वकील साहब को मौत की नींद सुला दिया। बट साहब ये मंजर बर्दाश्त ना कर सके और पीछे हट गए। मैंने देखा कि मुक्ति बाहिनी वाले वकील साहब और उनके साथ वाले मकान में से नौजवान लड़कियों को घसीट घसीट कर ट्रक में डाल रहे थे। उनकी चीखों पुकार से आसमान लरस रहा था, मगर कुदरत के कवानीन खामोश थे। बट साहब ने मुझे पीछे खींच लिया। दहशत से उनकी सांस फूलियमी थी। खिड़की बंद कर दो, खिड़की बंद कर दो, ये लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, पीछे भाग चलते हैं। किसी हद तक मेरे हवास भी परागंदा हो रहे थे। चारों तरफ गैर बंगालियों का कत्लेआम हो रहा था। मक्ती बाहिनी वाले किसी को मुआफ नहीं कर रहे थे। मोहम्मदपुर पर उनका मुकम्मल कब्जा था और वो खुले बंदों गैर बंगालियों के खून से होली खेल रहे थे। बट साहब तेजी से सीढ़ियां उतर गए। मैं भी उनके पीछे लपका। निचली मंजिल में शोरूम के पीछे एक छोटा सा सेहन था। साथ वाला मकान एक बिहारी का था। वो लोग 10-15 रोज पहले भागकर मीरपुर की बिहारी बस्ती में चले गए थे। मकान खाली था। बट साहब बोले, हम इस मकान में जाकर छुप जाते हैं। मौत सामने खड़ी हो तो अकल साथ छोड़ जाती है। कम से कम हम गुनाहगारों के साथ तो ऐसा ही होता है। हाँ, कोई आला मिशन सामने हो तो मौत का खौफ भी अकल पर गालिब नहीं आता, लेकिन यहाँ तो इंसानों को जानवरों की तरह काटा जा रहा था। किसी को किसी की कुछ खबर ना थी। इस वक्त अगर किसी को दीवार में कोई सुराख नजर आता तो वो यही चाहता कि इसमें घुसकर किसी ना किसी तरह अपनी जान बचा ले। बट साहब पर भी यही हालत तारी थी। मैंने कहा कि मक्ती बाहिनी वाले इस मकान में भी आ जाएंगे। वो झंझलाकर बोले, बकवास बंद करो। उन्होंने पहली बार मुझे इस तरह मुखातिब किया था। दीवार फांदो, इस तरफ से जहां तपाई पड़ी है। अचानक उन्हें अपने 2 लाख रुपयों का ख्याल आ गया। घबराई हुई आवाज में बोले, मैं रकम का थैला लेकर अभी आता हूं। तुम दूसरे मकान के सहन में कूद जाओ। बट साहब दालान में से भागकर शोरूम में घुस गए और मैं दूसरे खाली मकान के आंगन में कूद गया। यहां घर का टूटा फूटा सामान और चीथड़े बिखरे हुए थे। मैं सीढ़ियां चढ़कर मकान की दूसरी मंजिल में आया और बंद खिड़की का थोड़ा सा पट खोलकर बट साहब के मकान के सहन में झांका। मकान में शोर बुलंद हुआ, फायरिंग की आवाजें आईं और यूं लगा जैसे शोरो गुल का दरवाज़ा तोड़ दिया गया हो। इसके साथ ही बट साहब को देखा कि रकम का थैला हाथ में है और शोरूम के अकबी दरवाजे से सहन में भागे चले आ रहे हैं। अभी वो अपने मकान के सहन में कालीन धोने वाले पानी के हौज के करीब ही पहुंचे थे कि अकब से 2 मुक्ति बाहिनी वाले हाथों में ब्रेन गने लिए नमूदार हुए और उन्होंने बट साहब पर फायर खोल दिया। मैंने कई लोगों को गोलियों की जद में आते और भूर से दुश्मन के सिपाहियों के परखचे उड़ते भी देखे हैं, लेकिन बट साहब की मौत का मंजर मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकूंगा। ब्रेन गन की गोलियां उनकी कमर को 2 जगहों से उधेड़ती हुई निकल गईं। वो मुंह के बल गिरे और थैला हाथ से छूट गया।
उनका सफ़ेद कुर्ता और पाजामा खून से सुर्ख हो गया। एक पल के लिए यूं महसूस हुआ जैसे बट साहब ने सर उठाकर उस मकान की तरफ देखने की कोशिश की है जिसमें मैं छुपा हुआ था, मगर उनका सर ज़मीन से बमुश्किल 2 इंच ऊपर उठने के बाद फर्श के साथ लगकर बेजान हो गया। मुक्ति बाहिनी वालों के दूसरे साथी भी वहां आ गए और थैले में से नोट निकालकर बंगला जुबान में कुछ बोलते हुए आपस में बांटने लगे। मैंने आहिस्ता से खिड़की का पट बंद कर दिया। बट साहब की मौत से मुझे गहरा सदमा हुआ था। जिस मकान में मैंने पनाह ली थी वो बिल्कुल खाली था। उसका दरवाज़ा दूसरी तरफ एक छोटे से बाजार में खुलता था। अभी इस तरफ मुक्ति बाहिनी वाले नहीं आए थे। गैर बंगालियों ने इस मकान को भी लूटा था। कमरों में चीथड़े और शिकस्ता सामान बिखरा हुआ था। मैं इस मकान में ज्यादा देर छुपा नहीं रह सकता था। मुक्ति बाहिनी वाले जरूर इस मकान पर भी आएंगे। साथ वाला मकान भी खाली पड़ा था। मैंने बाजार में झांक कर देखा। शाम के सुरमई अंधेरे में बाजार सुनसान पड़ा था। बाहर निकलना भी खतरे से खाली नहीं था। थोड़ी देर बाद फायरिंग की आवाजें बराबर आ रही थीं। जय बंगला के नारे भी लग रहे थे। लोगों की ऊंची ऊंची आवाजें आईं। मैंने बाहर झांका। बाजार के धान मंडी वाले मोड़ पर कुछ बंगाली एक मकान को आग लगा रहे थे। इसका मतलब था कि वो इस मकान को भी नजरे आतिश करने वाले थे। यहां मैंने पनाह ले रखी थी। मेरे पास सिर्फ 10-15 मिनट थे। इस दौरान मुझे यहां से फरार होना था, मगर सवाल ये था कि कहां जाऊं। फरार के जितने भी रास्ते थे वहां मुक्ति बाहिनी वाले और शरपसंद बंगाली हाथों में ब्रेन गने और तलवारें लिए खड़े थे। मैंने जमीन पर पड़ा कपड़ा उठाकर सर पर डाला और मकान के सदर दरवाजे से निकलकर फार्म गेट की जानिब तेज तेज चलने लगा। इस बाजार की एक जानिब दरख्त थे। मैं बाईं तरफ वाले खाली और लुटे हुए मकानों के साथ लगकर चल रहा था। मुझे अपने पीछे शोर सुनाई दिया। आग लगाने वाले अब इस मकान पर आग के जलते हुए टायर फेंक रहे थे जहां थोड़ी देर पहले मैं छुपा था। मैं एक बगली गली में घुस गया और जो मकान सामने आया उसके सहन में कूद गया। बरामदे की सीढ़ियां चढ़कर एक बंद दरवाज़ा नजर आया। किसी तरफ से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई। दरवाजे के पीछे से किसी मर्द की आवाज़ आई, बाबा, इधर हम पारसी लोग रहता है, यहाँ कोई पंजाबी बिहारी लोग नहीं है? मैंने दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। एक बूढ़े पारसी ने दरवाज़ा खोलकर मुझे गौर से देखा। उसके सर पर पारसियों वाली काली टोपी थी। उसके पीछे कमरे में लालटेन जल रही थी। कौन हो तुम बाबा? तुमको बोल दिया था कि हम पारसी लोग हैं, हम पंजाबी नहीं हैं। मैंने सर से कपड़ा उतार दिया और बोला, मैं पंजाबी हूं और मेरे पीछे मुक्ति बाहिनी लगी है। बूढ़े पारसी की छोटी छोटी सफ़ेद मूछें थीं। एक लम्हे के लिए वो कुछ हिचकिचाया, फिर दरवाजे से हट गया और मुझे अंदर आने का इशारा किया। उसकी बूढ़ी बीवी कुर्सी पर बैठी थी। मुझे देखकर घबरा गई। बूढ़े पारसी ने उसे अपनी जुबान में कुछ समझाया। वो आपस में बातें करने लगे। दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया गया था। पारसी ने मुझे मकान की पिछली कोठरी में छुपा दिया और कहने लगा, तुम इधर पड़ा रहो, ज्यादा देर रहोगे तो वो तुम्हें पकड़ लेंगे। रात के अंधेरे में किसी तरफ भाग जाना। ये कहकर वो चला गया। कोठरी में घुप अंधेरा और सुनसान पड़ा था। मैं सोचने लगा कि पारसी बूढ़ा अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहता। ये उसका हक था। सवाल ये था कि मैं रात के अंधेरे में भागकर कहाँ जाऊंगा। चारों तरफ बेबसी और बेकिसी की मौत मुंतजिर थी। मेरे पास कोई हथियार भी नहीं था। बूढ़े पारसी ने मुझे चावल और अचार लाकर दिया। मैंने थोड़ा बहुत जहर मार किया और उसे समझाने की कोशिश की। अगर मैं रात को यहाँ से निकल गया तो शहर में मुक्ति बाहिनी के लोग फैले हुए हैं। मैं उनके हत्थे चढ़ जाऊंगा। बाबा, तुम किसी इंडियन फौजी के आगे जाकर कैदी बन जाओ, फिर तुम्हारी जान बच जाएगी। लेकिन इंडियन फौजी भी मुक्ति बाहिनी के साथ मिलकर लूट मार और कत्लो गारतगरी में मसरूफ थे। मैंने उसकी बहुत मिन्नत समाजत की कि किसी तरह वो चंद रोज़ मुझे इस कोठरी में छिपा रहने दे, मगर वो अपनी बीवी से डरता था और उसकी बीवी मेरी वजह से अपनी और अपने बूढ़े खावंद की जान खतरे में डालना नहीं चाहती थी। वो ना माना और इसी बात पर मिस्र रहा कि मुझे रात के अंधेरे में चले जाना चाहिए। मैं खामोश हो गया। ये सारा इलाका मेरा देखा भाला था। मुझे ख्याल आया कि अगर मैं किसी तरह अपनी गुलशन वाली कोठी तक पहुंच जाऊं तो मेरे बंगाली नौकर मुझे किसी जगह पनाह दिलवा सकते हैं। अगरचे इस वक्त किसी बंगाली पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, लेकिन इस बर्बरियत के तूफान में लाल मियाँ ऐसे बंगाली भी थे जिसने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई थी। और मेरे नौकरों पर तो मेरे काफ़ी एहसान थे।
मैंने हर मुश्किल वक्त में उनकी माली इमदाद की थी। मैंने गुलशन वाली कोठी में जाने का फैसला कर लिया। जब रात काफ़ी गहरी हो गई तो बूढ़ा पारसी मेरे पास आया। उसके हाथ में सब्जी तरकारी काटने वाला चाकू था। बाबा लोग, तुम ये चाकू अपने पास रखो, मैं देख आया हूँ, सड़क खाली पड़ी है, तुम किसी दूसरे मकान में चले जाओ, उसने कहा। मैंने चाकू लेकर जेब में रख लिया और उसका शुक्रिया अदा करके अंधेरे सहन में पहुंच गया। सामने छोटी सड़क तारीकी में डूबी हुई थी। धान मंडी की तरफ से किसी वक्त गोली चलने की आवाज़ आ जाती थी। मकान से निकलकर मैं एक तरफ चलने लगा। हर तरफ वीरानी और हो का आलम था। कभी कभी मशीन गन की फायरिंग की आवाज़ आ जाती थी, जो माहौल को और ज़्यादा भयानक बना देती थी। गुलशन शहर के गुंजान इलाके से बाहर था। यहाँ से एक रास्ता गंदे नाले के साथ साथ गुलशन तक जाता था। मैंने इस रास्ते का इंतखाब किया और छोटे छोटे वीरान क्वार्टरों की बीच वाली गली से निकलकर नाले पर आ गया। ये नाला आगे जाकर दरियाए बूढ़ी गंगा में गिरता था। मैं नाले में उतरकर चलने लगा। इसमें पानी नहीं था। किनारों पर पगडंडी जितना रास्ता बना हुआ था जो खुश्क था। मैं उस पर चलता रहा। नाले के बाईं तरफ एन टाइप क्वार्टरों के पिछवाड़े थे जो तारीकी और मौत ऐसी खामोशी में डूबे हुए थे। मैं उस मकाम पर पहुंच गया जहां मुझे गंदे नाले को छोड़कर क्वार्टरों के साथ वाली सड़क पर चढ़ना था। ऊपर आकर मैंने अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। सड़क सुनसान थी और आगे खेत शुरू हो जाते थे। फिर एक माचिस फैक्ट्री आती थी और उसके बाद गुलशन की कोठियाँ शुरू हो जाती थीं। मैंने खुदा का नाम लिया और सुनसान सड़क पर चलना शुरू कर दिया। माचिस फैक्ट्री के करीब पहुंचा तो छठी हिस्स ने मेरे कदम रोक दिए। यूं महसूस हुआ जैसे आसपास कोई मौजूद हो। मैं फैक्ट्री की दीवार से लगकर खड़ा हो गया। यकायक कदमों की चाप सुनाई दी। ये भारी फौजी बूटों की आवाज़ थी। मैंने चाकू खोलकर मजबूती से पकड़ लिया। अय्याश जिंदगी ने मेरे असाब पर जो आर्जी तह जमा रखी थी वो आनन फानन उतर गई और फिर एक बार मौत से खेलने वाला कमांडो बन गया और ज़मीन पर लेटकर कोहनियों के बल दीवार के साथ साथ रेंगने लगा। बूटों की आवाज़ दीवार की दूसरी जानिब से आ रही थी। मैं रेंगता रहा हत्ता कि दीवार ख़त्म हो गई। मैंने सर उठाकर देखा। मुझसे चंद कदमों के फासले पर एक आदमी फैक्ट्री के गेट के आगे टहल रहा था। अंधेरे के बावजूद मैंने उसकी वर्दी और कांधे से लटकी हुई ब्रेन गन देख ली। ये कोई इंडियन फौजी था या फिर मुक्ति बाहिनी वाला था। मेरा जहन तेजी से काम करने लगा। मेरे सामने 5 कदम के फासले पर झाड़ियां थीं। मैंने एक छोटा सा पत्थर उठाकर उन झाड़ियों में फेंक दिया। पत्थर की आवाज़ पर उस आदमी ने ब्रेन गन हाथों में पकड़ी और झाड़ियों की तरफ देखकर कहा, हॉल्ट। मैं समझ गया कि वो इंडियन सिपाही लाए और फैक्ट्री के बाहर पहरा दे रहा है। वो आहिस्ता आहिस्ता झाड़ियों की तरफ बढ़ने लगा। ब्रेन गन की नाली का रुख झाड़ियों की तरफ था। इस वक्त मैं भूल गया कि कुछ देर कबल मैं किसी चूहे की तरह अपनी जान बचाता फिर रहा था। मेरे अंदर एक सरफरोश और जानबाज मुसलमान कमांडो की जुर्रत, दलेरी और बेजिगरी बेदार हो चुकी थी। खूनख्वार चीते की तरह सिमट गया और मेरा अंग अंग हमला करने के लिए फड़कने लगा। मुझे कैसे हमला करना है, किस मकाम पर अपना चाकू वाला हाथ मारना है और किस जगह से गर्दन को इस तरह से दबोचना है कि सिपाही ना तो आवाज़ निकाल सके और ना ही ब्रेन गन का ट्राइकर दबा सके। ये सारी बातें मेरे जहन में महफूज थीं। सिपाही झाड़ियों के पास जाकर थोड़ा सा झुक गया। यही वो लम्हा था जिसका मुझे इंतज़ार था। मैं चीते की तरह अपनी जगह से लपका और दूसरे ही लम्हे उसकी गर्दन मेरे बाएं बाजू की आहनी पिरफ्त में थी और दाएं हाथ वाला चाकू उसका नरखरा काट चुका था। मेरे एक पाँव ने ब्रेन गन को झटका दिया था, जिसकी वजह से वो फायर ना कर सका। मंसूबे के मुताबिक मैं उसकी वर्दी को खून में लथपथ होने से बचाना चाहता था। चुनांचे मैंने निस्फ कटी हुई गर्दन पर पाँव रख दिया और उसकी शर्ट के बटन खोलकर सीने से पीछे करके उतार लिया। लाश खिसेटकर झाड़ियों में ले गया। थोड़ी देर बाद मैं झाड़ियों से निकला तो इंडियन फौज के हवलदार की वर्दी में था। सर पर छोटे छज्जे वाली सब्ज टोपी थी। कांधे से ब्रेन गन लटकी हुई थी। पैरों में सियाह फौजी बूट थे
और पतलून की पिछली जेब में इंडियन हवलदार की पासबुक थी। मैंने उसकी लाश खून आलूद चाकू समेत झाड़ियों में एक जगह कूड़े क्रिकेट के ढेर तले दबा दी थी। फिर मैं फैक्ट्री के गेट के सामने टहलने लगा। मैंने सब्ज शर्ट के गरेबान में हाथ लगाया तो मेरी उंगलियों को खून लग गया। फैक्ट्री के गेट की एक जानिब पानी का नलचा था। मैंने रूमाल भिगोकर शर्ट से खून के धब्बे को रगड़ रगड़ कर साफ किया, मगर फिर भी थोड़ा सा दाग रह गया। बहरहाल वहाँ कत्लेआम हो रहा था और किसी फौजी की वर्दी पर खून का निशान कोई अजीब बात नहीं थी। कुछ देर मैं वहीं टहलता रहा, जैसे पहरा दे रहा हूं। फिर मैं खेतों की तरफ चल पड़ा। इन खेतों के पीछे गुलशन की आबादी थी। इंडियन फौजी की वर्दी की वजह से मैं किसी हद तक बेखौफी से चल रहा था, लेकिन दिल में ये अंदेशा भी था कि अगर पोल खुल गया तो मौत यकीनी होगी और फिर शायद भाग भी न सकूं। खेत वीरान पड़े थे। अंधेरे में एक जगह पानी चमक रहा था। गुलशन की कोठियां तारीक थीं। सिर्फ उन बंगलों के बरामदे रोशन थे जहां बंगाली खानदान आबाद थे। मालूम हुआ कि इस इलाके में बिजली की सप्लाई बहाल कर दी गई है। मैं बज़ाहिर गश्त के से अंदाज में चल रहा था, मगर मेरे अंदर सारी गुरिल्ला सलाहियतें बेदार थीं। खेतों से निकलकर मैं गुलशन कॉलोनी की सड़क पर आ गया। स्ट्रीट लैंप रोशन नहीं थे। मैं एक कोठी के करीब से गुजर रहा था कि अचानक अंदर से इंडियन फौज के 4 सिपाही बाहर आए। उन्होंने लूटे हुए सामान के थैले उठा रखे थे। मुझे देखकर वो ठिठक से गए। साथ वाली कोठी के बरामदे की रोशनी आ रही थी। मैं एकदम से भारतीय रेजिमेंट का हवलदार बन गया और खालिस मांझे के पंजाबी लहजे में बोला, ओए जांगली, तुम इधर भोपट डाकू बना क्या करता फिरता है? मैं हवलदार घनश्याम तिवारी हूं। तुम किस रेजिमेंट से है ओए? वो चारों 15वें हिसार रेजिमेंट के सिपाही थे। एक नाइक था। उन्होंने थैले जमीन पर रखे और सैल्यूट मारकर अटेंशन खड़े हो गए। मैंने ज्यादा अदाकारी के जौहर दिखाने की बजाय कहा, सामान उठाकर भाग जाओ, लेकिन तुम्हारा सूबेदार मेजर किधर है ओए? नाइक क्विक मार्च करता मेरे करीब आया और बताया कि सूबेदार मेजर अपने हिस्से का सामान लेकर अभी अभी जीप में गया है। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम इतना माल लूट कर क्या करेगा जांगली? कुछ हमारे लिए भी छोड़ेगा कि नहीं? साहब, अभी ब्रली तरफ कुछ पंजाबी लोग की कोठियां बाकी हैं। मैंने उसे डांटकर कहा, बकबक बंद करो ओए जांगली और दफा हो जाओ। चारों ने सैल्यूट मारकर थैले उठाए और तेज तेज कदम उठाते हुए मेरी नज़रों से ओझल हो गए। मैंने इत्मीनान का सांस लिया और ब्रेन गन हाथ में लिए अपनी कोठी की तरफ चल दिया। दूर ही से नजर आ गया कि मेरी कोठी के बरामदे और कमरों की रोशनियां बुझी हुई थीं। करीब पहुंचा तो गेट भी खुला हुआ मिला। गैराज में मेरी एयर कंडीशन्ड गाड़ी नहीं थी। बरामदे और पोर्च में टूटा फूटा बेकार सामान बिखरा हुआ था। दरवाजे चौपट खुले थे। मेरे आसपास हमारी लोगों की कोठियां थीं, जो लुट लुटाकर वीरान पड़ी थीं। खुदा जाने मकीनों का क्या हश्र हुआ था। इस कॉलोनी में कुछ गैर मुल्की भी रहते थे, जो गड़बड़ शुरू होते ही मकल मुकानी कर गए थे। मेरी कोठी के तमाम कमरे खुले थे। सारा सामान लूटा जा चुका था। बड़ी अलमारियां, डबल बेड और किचन में से आटे चावल की बोरियां तक गायब थीं। मैं बाथरूम में आ गया। बाथरूम की अलमारी में शेव का सामान और लोशन खुदा जाने कैसे बच गया था। मैंने शर्ट उतारकर कालीन के धब्बे साफ करने वाले लोशन से खून का धब्बा साफ कर लिया। फिर दाढ़ी मूछ मुंडाई और उस तहखाने में उतर गया जहां कालीन का स्टॉक रखा जाता था। वहां एक भी कालीन नहीं था। दीवारी सेफ टूटा हुआ था और तमाम कागजात, फाइलें और जो थोड़ी बहुत करेंसी थी उसे लूट लिया गया था। इस कोठी में मैंने अपनी जवानी के हसीन तरीन दिन गुजारे थे। आज वही कोठी एक तबाह हाल वीराने का इबरत अंगेज मंजर पेश कर रही थी। मुझे अफसोस इसलिए नहीं हो रहा था कि यहाँ सब कुछ लुट गया था और मैं गर्क हो गया था। ना तो मैं साथ कुछ लाया था और ना ही मुझे कोई शय साथ ले जाने की ख्वाहिश थी। मैंने कमाया ही उड़ाने के लिए था। हाँ, अब अपनी जान की फिक्र ज़रूर लाहिक हो गई थी। मैं तहखाने से बेडरूम में आया और एक टूटी हुई कुर्सी पर बैठकर सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरे सामने 2 ही रास्ते थे। या तो मैं किसी तरीके से सरहद पार करके नेपाल की तरफ निकल जाऊं या फिर खुद को इंडियन फ़ौज के हवाले कर दूं। फ़रार बड़ा कठिन काम था।
ढाका से नेपाल की सरहद हज़ारों मील दूर थी। फिर रास्ते में कदम कदम पर खतरा था, कहीं भी पकड़ा जा सकता था। सारे मुल्क पर इंडियन फ़ौज और मुक्ति बाहिनी का कब्ज़ा हो चुका था। दूसरे मंसूबे पर अमल करता तो मैं फ़ीसद उम्मीद थी कि इंडियन फ़ौज मुझे अपना कैदी बना ले। सिविलियन होने की वजह से वो मुझे मुक्ति बाहिनी के हवाले भी कर सकते थे, और मुक्ति बाहिनी वाले पंजाबी, पठान और किसी बिहारी को जिंदा नहीं छोड़ते थे। सरहद पार करके भारत में दाखिल होना एक बार फिर अपने आप को मौत के गिरदाब में झोंकने के मुतरादिफ था। सोच सोच कर आखिर मैंने यही फैसला किया कि जिस तरह भी हो सके मुझे नेपाल पहुंच जाना चाहिए। वहां हमारा सफारत खाना भी था और पाकिस्तान के साथ नेपाल के ताल्लुकात भी ठीक थे। लेकिन नेपाल की सरहद तक पहुंचना आसान नहीं था। मुझे सही रास्ते का इल्म भी नहीं था। मैं अपनी परेशान कुन सोचों में गुम था कि अचानक 2 आदमियों के बोलने की आवाज़ आई। मैं एकदम कुर्सी से उठा, ब्रेन गन हाथ में पकड़ी और दबे पांव चलता दरवाजे की तरफ बढ़ा। आवाज़ें बरामदे से आ रही थीं। अब एक औरत की आवाज़ भी आई। वो मरी हुई आवाज़ में रहम की भीख मांग रही थी। मैं दबे पांव टीवी लाउंज से गुजरकर एकदम से बरामदे में आ गया और ब्रेन गन तान कर फौजी अंदाज में बोला, कौन है, जांगली? 2 सिख फौजी एक साड़ी पोश दुबली पतली औरत को खींचते हुए एक कमरे में ले जाने की कोशिश कर रहे थे। अपने सामने वर्दी पोश फौजी को देखकर उन्होंने औरत के बाजू छोड़ दिए। औरत नीम बेहोशी के आलम में बरामदे के फर्श पर ही पड़ी रही। मैंने कड़क कर कहा, मैं 17वीं जाट रेजिमेंट का हवलदार घनश्याम तिवारी हूँ। तुम कौन हो, ओए जांगली? दोनों सल्यूट मारकर अटेंशन हो गए। जांगली की औलाद, इधर तुम लोग बदमाशी करता है, हम तुम्हारा कोर्ट मार्शल करेगा। तुम हिसार रेजिमेंट का जांगली है ओए। पहले वाले सिपाहियों से मुझे इतना पता चल गया था कि इधर हिसार रेजिमेंट के जवान तैनात हैं। एक सिख सिपाही बोला, साहब सब जवान इधर यही करता है, हमको माफ़ कर दो, आगे से नहीं करेगा। मैं भी उनसे खलासी चाहता था, इसलिए गरजदार आवाज़ में कहा, इसको यहीं छोड़कर डबल मार्च करके दफ़ा हो जाओ जांगली, हम इसको इसके घर पहुंचाएगा। तुम्हारा घर किधर है बीबी? साड़ी पोश औरत घुटनों में सर दिए आहिस्ता आहिस्ता सिसकियां भर रही थी। दोनों सिख फौजी सल्यूट मारकर तेज़ तेज़ कदम उठाते कोठी के गेट से निकल गए। मैंने फर्श पर बैठी औरत से उसका नाम पूछा तो वो हाथ जोड़कर रोते हुए गिड़गिड़ाई, खुदा के लिए मुझे गोली मार दो, मुझे गोली मार दो। वो साफ उर्दू बोल रही थी। उसके माथे पर बिंदिया भी नहीं थी। कोई मुसलमान थी और शायद बिहारी फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। मैंने तसल्ली दी और कहा कि वो फिक्र ना करे, उसे उसके घर पहुंचा दिया जाएगा। वो फूट फूट कर रोने लगी, मेरा घर अब कहाँ है, मेरा कोई घर नहीं वहाँ, खुदा के लिए मुझ पर रहम करो, मुझे गोली मार दो, मैं मरना चाहती हूँ। उसने उठकर मेरी ब्रेन गन पकड़ने की कोशिश की तो मैंने उसे सख्ती से पीछे धकेल दिया। क्या करती हो तुम, होश में आओ। मैं उसे धकेलता हुआ अंदर टीवी लाउंज में ले गया। बरामदे में हमारी आवाज़ें सुनी जा सकती थीं। वो नंगे फर्श पर बैठ गई और घुटनों में सर देकर सिसकियां भरने लगी। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बीबी? तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? क्या तुम गुलशन कॉलोनी में रहती थी? औरत के बाल लंबे थे और उसकी उम्र 25 साल से ज़्यादा नहीं थी। वो रोए जा रही थी। मैं सोच रहा था कि इस पर अपना आप जाहिर कर दूं या ना करूं। वो अभी तक मुझे इंडियन फौजी समझ रही थी और मुझसे बेहद खाइफ थी और सिमटी बैठी थी। इतने में बाहर से एक बार फिर ऊंची आवाज़ें आईं। मैं बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक 3 फौजी अंदर दाखिल हुए। उनमें से 2 तो वही सिख फौजी थे जिनके पंजे से मैंने अभी अभी इस लड़की को छुड़ाया था। तीसरा फौजी कोई अफसर था। उसकी टोपी कप्तानों वाली थी। उसके हाथ में बेत का छोटा सा अफसरों वाला डंडा था। दोनों सिख फौजी ब्रेन गने ताने उसके पहलू में दाएं बाएं खड़े थे। मैं समझ गया कि इन सिख फौजियों ने इस अफसर से मेरी बात की होगी और ये इंडियन फौज का कैप्टन मेरी चेकिंग के लिए आया है। मैंने उसे ज़ोरदार सैल्यूट किया और बोला, हवलदार घनश्याम राम जाट रेजिमेंट सर। मैं किस हलाकत खेज सूरत हाल से दो चार था, इस लड़की का इल्म नहीं था। इतना ज़रूर हुआ कि उसकी सिसकियां बंद हो गई थीं और वो सहमी हुई नज़रों से हमें तक रही थी। इंडियन कैप्टन ने कहा, मैं 14 हिसार रेजिमेंट का कैप्टन जगदेश मेहरा हूँ। क्या मैं तुम्हारा शनाख्ती कार्ड देख सकता हूँ, हवालदार घनश्याम राम? उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया।
ये ज़िंदगी और मौत के दरमियान की एक बड़ी ही नाजुक और बड़ी ही मुख्तसर तरीन घड़ी थी। मुझे मालूम था कि शनाख्ती कार्ड पर फ़ौजी की फ़ोटो लगी होती है और मेरे पास कोई शनाख्ती कार्ड नहीं था। मेरा भांडा फूटने ही वाला था। मैं अपना हाथ इस अंदाज में जेब की तरफ ले गया जैसे मैं अपना शनाख्ती कार्ड निकालने वाला हूँ, लेकिन मेरे हाथ को खूब मालूम था कि उसे एक ही सेकंड में क्या फ़र्ज़ पूरा करना है। ये एक तरबियत याफ्ता हाथ था, इसलिए मेरे हाथ ने अपना फ़र्ज़ बड़ी खुशउस्लूबी से अदा किया। हाथ कंधे से लटकती ब्रेन गन पर पड़ा और दूसरे ही लम्हे बिजली कौंधने लगी। मेरे हाथ में ब्रेन गन थी और उसमें से शोले उगलते शरारे उड़ाती गोलियां निकल कर सामने खड़े कैप्टन और सिख सिपाहियों के जिस्मों से पार हो रही थीं। सिख फौजियों को इतनी मोहलत ही ना मिल सकी कि वो अपनी ब्रेन गनों के ट्राइगर ही दबा सकते। कमांडो कभी इतनी मोहलत नहीं दिया करते, यही उनकी ट्रेनिंग होती है और यही उनका तुर्रा इम्तियाज़ होता है। तीनों लड़खड़ाकर फर्श पर ऊंधे मुंह गिर पड़े। लड़की खौफजदा होकर बाहर दौड़ी तो मैंने छलांग लगाकर उसे पकड़ा और खींचता हुआ वापस ले आया। अब इसका बाहर जाना मेरे लिए भी मौत का पैगाम बन सकता था। ब्रेन गन के धमाकों की मैंने इसलिए परवाह न की क्योंकि फायरिंग की आवाज़ें ढाका की फ़िज़ाओं में गूंजती ही रहती थीं। लड़की का जिस्म दहशत से कांप रहा था। वो दीवार के साथ लगी दबी दबी सिसकियां लेकर खौफज़दा आंखों से कभी लाशों की तरफ और कभी मुझे देख रही थी। ब्रेन गन अभी तक मेरे हाथ में थी। मैंने टीवी लाउंज का दरवाज़ा बाहर से बंद किया और बरामदे के सुतून के पीछे छिपकर सड़क को तकने लगा। कोई फौजी आता दिखाई ना दिया तो मैं कोठी के गेट से सड़क पर निकल गया। कुछ फासले पर एक गाड़ी दीवार के पास खड़ी थी। करीब गया तो वो एक फ़ौजी जीप थी। यकीनन इंडियन फ़ौज का कैप्टन जीप पर इधर से गुजरा होगा कि सिख फ़ौजियों से मुलाकात हो गई। उन्होंने उसे मुग़विया लड़की के बारे में बताया और गालिबन ये शिकायत की कि एक हवालदार ने उसे छीन लिया है। कैप्टन को यकीन होगा कि इधर किसी हवालदार की ड्यूटी नहीं है, लिहाजा वो उनके साथ मेरी कोठी में आ गया। मुअज़्ज़िज़ सामीन, यहाँ इस सीरीज़ की क़िस्त नंबर 4 इख्तिताम पजीर हुई। अगली अक़सात को बरवक्त सुनने के लिए हमारे चैनल नॉवेल नगरी को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको वक्त पर हमारी वीडियोज़ देखने और इससे लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका मिल सके। शुक्रिया।